हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर दीजिए, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? ऑल ओके है? सुनिएगा तो प्यारे बच्चों, हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे। त्रिभुज के केंद्रों के बारे में जानकारी बेटा आप लोग ले रहे थे। अमन भैया, कल की क्लास नहीं हुई थी, स्टूडियो पे काम चल रहा है। अभी स्टूडियो रेडी हो रहा है, अभी भी स्टाफ वर्किंग में है, तो मैंने उनको 2 घंटे के लिए रोका है कि 2 घंटे के लिए आप जाओ, चाय पानी पी के आओ, घूम के आओ, काम करके आओ अपना। अभी 2 घंटे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद आप बाकी की चीजें करना। क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, ड्रिलिंग व्रिलिंग की आवाज आती है बीच बीच में, डिस्टर्बेंस बहुत होती है, इसलिए क्लास कल की नहीं हुई थी। सुनिए तो प्यारे बच्चों, एक आपने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी, उनका नाम था इन सेंटर। इन सेंटर बच्चों होता है अंतः केंद्र, और इन सेंटर कैसे बनता है ये सब बातें बेटा आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली। अंतः केंद्र जो होता है ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर से बनाया जाता है, और एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं उनका मिलने वाला बिंदु ही, एंगल बाइसेक्टर का मिलने वाला पॉइंट ही इन सेंटर होता है। ये तीनों भुजाओं से, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस, इक्वल दूरी पर होता है। ठीक, अब दोस्तों आगे वाली बात को समझते हैं। दूसरा जो अपना मेजर पॉइंट था जो हमने स्टार्ट किया था, ये था सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में क्या जानकारी है, सरकम सेंटर में क्या पॉइंट है, इसे बोलते हैं दोस्तों परिवर्त। परिवर्त मतलब कि दोस्तों आपके सामने अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक ऐसा सर्किल बना रहा हूं, और आप ये मानो अब की बार सर्किल के अंदर ट्रायंगल है। अब जानकारी समझना, पहले जो सवाल किए थे उनमें ट्रायंगल के अंदर सर्किल था, और अब की बार ट्रायंगल के बाहर सर्किल है। अब की बार ट्रायंगल के बाहर सर्किल है, तो ये जो ट्रायंगल एबीसी है ना, ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इसके बाहर, इसके आउटसाइड में आपने एक सर्किल बना दिया। सर्किल ऐसा है कि तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। तीनों वर्टेक्स का मतलब तीनों शीर्ष से गुजर रहा है, तो इसी का नाम बोलते हैं सरकम सर्किल। इसी का नाम बोलते हैं सरकम सर्किल, इसी को हम बोलते हैं परिवर्त। और इस परिवर्त का जो केंद्र होगा, इस परिवर्त का जो केंद्र होगा, इस केंद्र का O इज अ सरकम सेंटर। O इज सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर है दोस्तों। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। ये होता है परिकेंद्र, परि का मतलब बाहर, बाहर के वृत्त का केंद्र, इसे बोलते हैं परिकेंद्र। क्लियर है बात? परिकेंद्र क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक आपने कहा सर इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है? किसी भी सर्किल में केंद्र से परिधि तक की दूरी है, क्या ये सारी दूरियां बेटा बराबर ही होती है? अगर मैं O से A को मिलाऊंगा, या O से B को मिलाऊंगा, या O से C को मिलाऊंगा, ये तीनों दूरियां होती हैं बराबर, और इसे कहते हैं सरकम रेडियस। कैपिटल R से इसे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल R से इसको लिखते हैं सरकम रेडियस को, और इसका बच्चों नाम होता है परित्रिज्या। क्या ये सब बातें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, आपको क्लियर हो गई बेटा? हाँ, ये रेडियस तो बराबर ही होती है ना बेटा। एक सर्किल में केंद्र से लेकर परिधि तक का कोई भी पॉइंट मिलाओगे, डिस्टेंस बराबर ही आएंगी, सारी सर्किल ही आएंगी, सारी रेडियस ही आएंगी, तो चिंता नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हमें किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में सरकम सर्किल अगर बनाना है तो कैसे बनाएं? सरकम सर्किल को बनाने के लिए क्या कानून है, कैसे बनाए जाते हैं? तो इसके लिए बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, आपने कभी एक लाइन पढ़ी होगी, इसका नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में इसे बोलते हैं लंब समद्विभाजक, कि परपेंडिकुलर भी हो और वो उसको बाइसेक्ट भी करे, पूरे पूरे दो इक्वल भाग करे। एक तो वो बेटा उसका परपेंडिकुलर भी हो, उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए, और पूरे पूरे दो इक्वल पार्ट करे, पूरे पूरे दो इक्वल भाग करे। तो ऐसा क्या होता है, सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैं इस लाइन के बी पर एक पॉइंट डी मान लेता हूं, डी से बच्चों मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, लंबवत आकृति बनाई, और ये कहा दोस्तों कि ये दूरी है ना,
ये एंगल 90 डिग्री का है और इसने बीडी और डीसी को इक्वल इक्वल दो पार्ट में तोड़ दिया, इक्वल इक्वल दो पार्ट में तोड़ दिया। तो दोस्तों ये जरूरी बात है, ये कंफर्म बात है, ये गारंटी वाली बात है कि इस पर मौजूद कोई भी बिंदु होगा ना, इस पर मौजूद कोई भी बिंदु होगा, ये बी और सी से इक्वल दूरी पर होगा, ये बी और सी से इक्वल दूरी पर होगा। रीजन क्या? रीजन बच्चों हमने पढ़ा था, ये दोनों जो ट्रायंगल बनते हैं ना, ये दोनों जो ट्रायंगल बनते हैं ना, ट्रायंगल बी ओ डी, ट्रायंगल ओ डी सी, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनते हैं बेटा, ये सर्वांगसम बनते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, ये सर्वांगसम बनते हैं। सर्वांगसम बनने के कारण ओबी और ओसी क्या आ जाता है? इक्वल। ओबी और ओसी क्या आ जाता है? इक्वल। ये बात आपने पढ़ी थी। अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में एक कहानी और बताऊं कि अगर मैं इस वाले पॉइंट का भी एंगल बाइसेक्टर बनाऊं ना, इस वाले एंगल का भी सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं ना, तो ये भी इसी पॉइंट पर मिलेगा, ये भी इसी पॉइंट पर मिलेगा। मान लीजिए पॉइंट ई पर मिलता है, तो आप ये भी कहेंगे कि सर एई और ईसी भी बराबर है। हाँ दोस्तों, एई और ईसी भी आपस में बराबर होंगे और यकीनन बेटा ये जो दूरी आएगी ए से, ये भी बराबर आएगी। और अगर कभी इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है, अगर कभी इस प्रकार की कहानी बन जाती है कि एक कोई पॉइंट है, वो तीनों वर्टेक्स तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तीनों से अगर वो समान दूरी पर है दोस्तों, तो आप उसको किसी भी तरह से खींच खूंच के आप उसका कोई भी ऐसे बेटा एक सर्किल बना सकते हैं, आप इस टाइप का कोई भी एक सर्किल क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट बन गए, इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम क्या हो गया? ए बी सी वर्टेक्स हैं। और ये वर्टेक्स दोस्तों हमेशा एक, माफ कीजिएगा, तीनों लाइन से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते हैं वो एक पॉइंट पर मिलेंगे और इसको अपन कहेंगे सर्कम सेंटर। ये अपना प्रीवर्त होगा, ये अपना प्रीवर्त होगा। क्या ये बात आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी, आपको क्लियर हो गई? ठीक है। एक दोस्तों आपको मैंने लास्ट क्लास में पॉइंट और भी बताया था। क्या बताया था? कि किसी भी सर्किल में, इन एनी सर्किल, कोई भी सर्किल है, कोई भी एक चाप द्वारा, कोई भी एक आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। समझिएगा, ये आर्क है। अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल मान लीजिए, सपोज कीजिए ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो अगर मैं आपसे इस नीचे वाले एंगल का मेजरमेंट पूछूं, तो क्या तुम ये मेजरमेंट बता पाओगे? क्या तुम ये कह सकते हो ये वाला एंगल 2 थीटा बनेगा सर? हाँ। और थोड़ा सा इस चीज को कंसेप्चुअल समझने के लिए हम एक फॉर्मूले का सा नाम दे लेते हैं। हम कहते हैं सर ये ए बी सी, आप एक ट्रायंगल मान लो, आप एक ट्रायंगल मान लो और तीनों इसके ये पॉइंट मिला दीजिए, यानी सर्कम सेंटर से ये तीनों रेडियस है, इनको मैंने मिला दिया। अब आप मुझे बताइए एंगल बी ओ सी की वैल्यू दुगना होगा ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल ए ओ सी की वैल्यू दुगना होगा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए ओ बी की वैल्यू दुगना होगा ट्रायंगल ए सी बी। यानी कि किसी भी आर्क द्वारा, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। केंद्र का बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। यह बात आप सबके लिए क्लियर है? इतनी बातें तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ भी ली थी बेटा, ये बातें तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ भी ली थी। आज हम स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपको सर्कम सेंटर की सारी थ्योरीज बताएंगे कि इस पर क्या क्या कानून बन सकते हैं, क्या क्या नियम बन सकते हैं। जब कानून सारे पढ़ लेंगे तो सवाल करना हमारे लिए बहुत इजी बन जाएगा। थ्योरम्स, प्रमेय, जो रूल्स होते हैं बेटा वो आपको समझ में आने चाहिए। अब दोस्तों अपनी कॉपी में आप टाइटल लिख दीजिए, आज की क्लास शुरू यहां से होती है, हाउ टू फाइंड सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? सर्कम रेडियस को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? रुको भैया रुको, थोड़ा वेट करो डाउट के लिए। परित्रिज्या को ज्ञात करना बेटा, परित्रिज्या मतलब होती है सर्कम सर्किल की रेडियस है, उसे ज्ञात कैसे कर सकते हैं? उसे ज्ञात कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट रुक जाओ यार, 2-4 बच्चे हैं जो इनके 1-2 सवाल हैं। साफ आ रहा है क्या सवाल? हाँ। इन गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी पर 90 है, एसीबी 60 है, एसीबी ये वाला एंगल 60 है। ओके, तो ये ऊपर वाला एंगल 30 होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसकी रेडियस 2 है। अरे ये तो आपने क्लास में किया था ना, ये तो आपने क्लास में किया था ना, तो इसका आंसर 6 आया था ना। हाँ, अरे ये तो आप जानते हैं ये एकदम सीधी लाइन में बनते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर बनेंगे
सिमिलर बनेंगे तो चेक करने में दिक्कत नहीं है। आपने एक नियम पढ़ रखा है दोस्तों, आर बटे आर वाला, ये होता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा की बात आप लोगों ने पढ़ रखी है, बस इसी को यूज करना था अपन ने। गलती से सी सेंड हो गया, कोई बात नहीं। एक तरफा प्यार अब हार रहा है, खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। विलेन तुम्हें क्या हो गया? विलेन ठीक तो हो तुम? सुबह सुबह बेटा कोई मतलब इन सेंटर और सर्कम सेंटर के इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है बेटा? इन सेंटर तो लाइन से सेम दूरी पर होगा, लाइन से सेम डिस्टेंस पर होगा, और सर्कम सेंटर जो है वर्टेक्स से सेम पॉइंट पर होगा, वो वर्टेक्स से सेम पॉइंट पर होगा, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे आप ऐसे रटो मत ना, आप चीजों को रटो मत, आप जब समझो। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल था दोस्तों, मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल था। अब मैं इसके अंदर अगर एक सर्किल बनाता हूं, अगर मैं इसके अंदर दोस्तों एक सर्किल बनाता हूं, तो सिंपल सी बात है, क्या ये तीनों लाइन से बेटा इक्वल डिस्टेंस पर आएगा क्या? भाई लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों आएगा? तो आपको ये बात पता है कि ये पॉइंट के अंदर अगर इन सेंटर था, आप इन तीनों पॉइंट को मिलाओगे, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और सर्कम सेंटर क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया बेटा, ये कंफ्यूजन नहीं है बेटा, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। तुम्हारे डाउट पे विलेन आपत्ति बताएंगे हम। मनीष भैया कह रहे हैं ये सवाल समझ नहीं आया। भैया तुमको मैंने क्लास में बताया तो था। मनीष क्या तुम क्लास को नहीं पढ़े? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तुमको क्लास में बताया गया था। 11 8 19 में से 5 गए 14, 14 इस सवाल का उत्तर बनेगा। टेंजेंट इक्वल होती है, टेंजेंट इक्वल होती है, बस उसी बात को समझना है। टेंजेंट इक्वल है बेटा, टेंजेंट इक्वल है, वही थ्योरम थी। अब देखो मैं मतलब तुम्हें ना ये सारी कहानी ऐसे डिटेल में लिखकर बताऊं तो उतना समय मत लगाया करो। तुमने पूछा एपी क्यू का परिमाप ज्ञात करो, तो क्या मैं तुम्हें बच्चों की तरह ऐसे लिखकर बताऊं कि एपी का परिमाप आएगा एपी प्लस पीएम प्लस एमक्यू प्लस एक्यू, ये परिमाप आएगा क्या? बताओ भाई। मनीष क्या तुम क्लास में हो? ये डाउट देकर चले गए? जी हैं। तो एक बात मुझे बताना, ये जो पीएम है, पीएम क्या मैं इसकी जगह पीजे लिखूं? पीजे बच्चों, ये जो पीएम था मेरे पास, पीएम था, पीएम और पीजे की लंबाई बराबर आएगी। एमक्यू और क्यूएल की लंबाई भी बराबर आएगी। एमक्यू और क्यूएल की लंबाई भी बराबर आएगी। एमक्यू और क्यूएल की लंबाई भी बराबर आएगी, हाँ बराबर आएगी। और एक बात मुझे और भी पता है, एक बात मुझे और भी पता है दोस्तों, एक बात मुझे और भी पता है कि ए पी जो लाइन है ना, ए से लेकर पी तक की लाइन है ये, और ए से लेकर क्यू तक की लाइन है ये, इतनी लाइन तो मैं ज्ञात कर ही सकता हूं। और यहां पे तुम्हें पता है ये लाइन जो है, ये लाइन, यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्त, बीजे और एलसी, इनका जोड़ भी 5 आएगा क्या? अगर ये पूरा 5 है तो ये इतना और इतना पॉइंट मिलकर भी 5 आएगा। हाँ, अब अगर मैं आपसे एजे प्लस एएल पूछूं, एजे प्लस एएल पूछूं, तो आप कहना जी 8 और 11 19, 19 में से 5 घटा दो 14 आएगा, ये 14 आएगा। और यही बात हमसे पूछी गई थी, यही बात हमसे पूछी गई थी, पीएम और एमक्यू इनके बराबर है एक्चुअली, पीएम और एमजे इनके बराबर है एक्चुअली, तो 19 में से 5 गए 14, ये 14 आपके सवाल का उत्तर था। टेंजेंट वाले कंसेप्ट का यूज किया था और कुछ नहीं है, टेंजेंट वाली बात दी गई थी और कुछ सवाल में अलग बात नहीं है। कोई बात, आपके 4-5 डाउट और हैं, इनको अपन करेंगे बाद में। पहले आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो बेटा, हाउ टू फाइंड सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस को ज्ञात कैसे करना है? तो डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बताऊं या ज्ञात करके बताऊं? डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए या ज्ञात करके बताऊं? ज्ञात करके सीखो, ज्ञात करके सीखो। उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि हमें कभी ज्ञात करना पड़ जाए तो ज्ञात कैसे कर सकते हैं। ज्योमेट्री में आपको कंसेप्ट समझ में आने जरूरी हैं। प्यारे बच्चों, ये है मेरे सामने पॉइंट ए, और ये है मेरे सामने पॉइंट बी, और ये है मेरे सामने पॉइंट सी। सपोज दैट, कल्पना कीजिए पॉइंट ओ इसका सरकम सेंटर है। ओ क्या है दोस्तों? सरकम सेंटर। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, और सी के सामने की भुजा सी। फॉर्मूले तो आपने रटे ही होंगे पहले, अब देख लो कैसे होते हैं फॉर्मूले।
अच्छा दोस्तों, एक बात मुझे बताना, अगर मैं इस पॉइंट से सामने का पॉइंट मिलाता हूं तो क्या ये परपेंडिकुलर भी होगा और बीडी और डीसी के इक्वल इक्वल पार्ट भी करता होगा? इक्वल इक्वल पार्ट भी करता होगा ना। इक्वल इक्वल पार्ट करने का मतलब है ये वाला पॉइंट भी a/2 होगा, ये वाला पॉइंट भी a/2 होगा। आपने कहा सर अगर मैं ओ से लेकर बी को मिला दूं तो ये भी सर्कम रेडियस है, ओ से लेकर सी को मिला दूं तो ये भी क्या सर्कम रेडियस है क्या? बराबर ही होगा। इसका मैं आपको नाम दे लेता हूं आर। आर बोले तो सर्कम रेडियस है, आर मतलब कैपिटल में इसलिए बाहर वाले की बात। ये ऊपर वाला कोण ए था, ये ऊपर वाला कोण क्या था बच्चे? ए। अगर ये कोण ए था तो केंद्र पर बनने वाला कोण 2a होगा, 2a। लेकिन 2a के आपने दो पार्ट कर रखे हैं बच्चे, सामने वाली भुजा को इक्वल अनुपात में तोड़ रहा है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ए में टूटेगा। a/2 कैसे अक्षय? ए का दुगना 2a हो गया, 2a को अपन ए तोड़ेंगे ना बेटा, 2a तोड़ेंगे। अच्छा अब मुझे बताइए ट्रायंगल बीओडी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीओडी के? ये दोनों एक दूसरे के एकदम सेम होंगे, ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे। आपने कहा सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा अपने ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में सब चीजों का मिक्सअप काम आता है। ज्योमेट्री में मैंने एक आपको साइन बताया था, साइन। एक ट्रायंगल कोई सा पकड़ लो, मैं बीओडी की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल बीओडी की। अगर इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण ए है, तो आपको पता है साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा, तो ए के लिए परपेंडिकुलर बनेगा a/2 और हाइपोटेनियस का मतलब हो गया आर। हाइपोटेनियस का मतलब कितना हो गया? आर। ये अपना सवाल बन गया a/2r लिख सकते हैं। आपने कहा सर कभी आर ज्ञात करना हो तो, आर ज्ञात करना हो तो मैं कह सकता हूं a/2 साइन ए। आर कभी आपने ज्ञात करना हो, आर कभी आपने ज्ञात करना हो तो आर का मतलब क्या होता है? a/2 साइन ए, a/2 साइन ए। आपने कहा सर अरे तुमने साइन रूल नहीं पढ़ा क्या? साइन रूल नहीं पढ़ा? साइन थीटा क्या होता है? अगर मेरे सामने ये ट्रायंगल थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेन्यूज ये होता है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में ए के लिए बात कर रहा हूं, ए और बी और डी में ए के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, लंब बटे कर्ण लिख दिया। आई बात समझ में? अच्छा तुमको मैंने कभी बचपन में याद करना बच्चों, जब तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तुमको मैंने एक साइन रूल सिखाया था। साइन रूल अपन ने उस समय के दौर में साबित करके बताया था, a/sin a, b/sin b और c/sin c होता है क्या? ये बात अपन ने फॉर ईच एंड एवरी ट्रायंगल के लिए वेरीफाई करके बता दी थी। तो मैं आपको यह भी तो कह सकता हूं r बराबर a/2 sin a बराबर हो सकता है b/2 sin b बराबर हो सकता है c sin c, 2 sin c। ये रेडियस ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आ गया सर्कम रेडियस की। बेटा ये फॉर्मूला पता है कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला पता है कब लगाएंगे? जब हमें कोई एक एंगल पता हो और सामने वाली भुजा का मेजरमेंट पता हो। कोई एक एंगल पता हो और सामने वाली भुजा का मेजरमेंट पता हो, कोई सा भी एंगल। आपको ए पता है, सामने की भुजा पता है, बी पता है, सामने की भुजा पता है, सी पता है, सामने की भुजा पता है ना, तो सर्कम रेडियस ज्ञात करने में कंफ्यूजन नहीं है। a/2 sin a, b/2 sin b, c/2 sin c। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आई? इतनी बात आप सबको क्लियर है क्या? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, इसका अगर मैं तुमसे एरिया पूछूं, एरिया, तुमने एरिया ज्ञात करना किया होता है क्या? कि 1/2 गुणा आसपास की भुजाएं गुणा साइन ए। क्या ऐसा तुमने कभी पढ़ रखा है क्या? तुमने ऐसा कभी पढ़ रखा है क्या? 1/2 बी सी गुणा साइन ए। तो यहां से एक पल के लिए, यहां से एक पल के लिए मैं अगर तुमसे कहूं साइन ए का मान बताओ, तो आप कहना जी 2 गुणा एरिया बटा बीसी लिख दें, 2 गुणा एरिया बटा बीसी लिख दें। तो यहां पर इस जगह पे पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए आर बराबर, अरे कोई बात नहीं विजन भैया, छोड़ो उस बात को, गलती होती है, जाने दो यार, कोई बात नहीं। साइन ए की जगह पुट कर दीजिए 2 डेल्टा बटा बीसी, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला निकल कर आ गया दोस्तों, रेडियस ज्ञात करने का एबीसी बटा 4 डेल्टा। ये आपका गोल्डन फॉर्मूला निकल कर आ गया। आर बराबर सर्कम रेडियस बराबर ए बी सी बटा 4 डेल्टा। यानी अगर तुम्हें किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के मेजरमेंट पता लग जाएं, तीनों भुजाओं के माप पता लग जाएं, तो सर्कम रेडियस ज्ञात करने में कोई आपत्ति नहीं है।
तुम कहना ABC बटा 4 डेल्टा, ABC बटा 4 डेल्टा, ABC बटा 4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब है ट्रायंगल का एरिया। ABC तीनों भुजाओं का आपस में गुणा कीजिए और एरिया का 4 गुना करके डिवाइड कर दीजिए। क्या बताओ सर्कम रेडियस ज्ञात कर पाओगे? सारे बच्चे ये काम कर पाओगे क्या? मैंने आपको फॉर्मूला नहीं रटवाया है, मैंने कहा है दोस्तों ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले को समझना, इस फॉर्मूले का डेविएशन आपको समझ में आना चाहिए, इस फॉर्मूले के बनने की बात आपको समझ में आनी चाहिए। किसी बच्चे को कोई यहां तक आपत्ति है तो बोल सकता है दोस्तों। सर्कम रेडियस ज्ञात करने के आपने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए पता है, एक तो a बटा 2 साइन ए, b बटा 2 साइन बी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब तुम्हें कोई भी एक साइड पता हो और इसी के अपोजिट का एंगल पता हो। अगर तुम्हें कोई एक साइड पता हो, इसके सामने का एंगल पता हो ना, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना। और अगर तुम्हें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, फिर मुझे एंगल की कोई नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको यूज करके अपनी सर्कम रेडियस को ज्ञात कर लूंगा, अपनी सर्कम रेडियस को फाइंड कर लूंगा। पेपर में बहुत बार डायरेक्ट सवाल बनता है, बहुत बार डायरेक्ट सवाल बनता है, सर्कम रेडियस ज्ञात करने का सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अब दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबने नोट कर लिया ना ये? हाँ डायरेक्ट सवाल छपेंगे बेटा, अरे मॉक टेस्ट में नहीं होगी, जब तुम ओरिजिनल एसएससी का पेपर देकर आओगे ना, उसमें भी सेम सवाल छपेंगे, डिट्टो सवाल छपेंगे। फिर तुम्हें देखकर ऐसे मन में तुम्हारे अच्छे अच्छे विचार आएंगे कि वाह वाह गुरुजी वाह, क्लास में सब करवा दिया था। दूसरी बात आती है जी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये है दोस्तों पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर यानी कि परिव्रत की स्थिति। दोस्तों जो कोई अपना इन सेंटर था, इन सेंटर वो तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनता है ना, इन सेंटर अंदर बनेगा तो ही तो उस पर मैं आपके सामने एक बेहतरीन प्रकार से सर्किल बना पाऊंगा। लेकिन सर्कम सेंटर में ऐसा नहीं होता। सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी बन सकता है, सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है, सर्कम सेंटर ट्रायंगल के ऊपर भी बन सकता है। इस बात का क्या मतलब है आइए समझते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास ट्रायंगल कौन सा है। पहली बात है दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक क्यूट सा एंगल होते हैं ना, एक क्यूट सा ट्रायंगल होता है, वो होता है एक्यूट। हिंदी में इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बच्चों वो होता है जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट। अब दोस्तों मैं अगर इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनेगा। दिस सर्कम सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर बनेगा, इंटीरियर नहीं है रे, वैसे बोलो। दिस विल बी इनसाइड द ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर बनता है ना, वो अंदर बनता है, अंदर है, उस ट्रायंगल के भीतर बनेगा, उस ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अब दोस्तों आ जाओ, सबसे बड़ी जरूरी बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर पेपर में डायरेक्ट सवाल छप कर आते हैं। ये है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। ये है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, ये है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है समकोण त्रिभुज। इस पर आपको डायरेक्ट सवाल दिखेगा, मतलब बहुत बार इसी को रिपीट करता है जी। सर्कम सर्किल के जो सवाल बनते हैं ना, वो इसी पर दिए जाते हैं। ले भाई नीरज नोट कर ले, भाई नोट कर ले, आराम से नोट कर ले। अच्छा वैसे तुम मुझे अगली बात पढ़ने से पहले ना एक बात और बताओगे क्या दोस्तों? अगर मैं तुम्हारे सामने एक सर्किल बना रहा हूं, शायद तुम स्कूल में इतना तो पढ़कर आए हो, शायद तुम स्कूल में इतना तो पढ़कर आई हो, थोड़ा बहुत ज्ञान तो लेकर आई होंगे। ये मान लो आपका एक सर्किल है और इसका मैंने सेंटर मान लिया। सपोज दैट दिस ए बी इज अ डायमीटर। दोस्तों ए बी इस वृत्त का व्यास है, व्यास डायमीटर। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, मैं इस डायमीटर से वृत्त की परिधि पर कोई भी एंगल बनाऊंगा, कोई भी कोण बनाऊंगा, तो ये सारे कोण 90-90 डिग्री के बनते हैं क्या? ये सारे कोण 90-90 डिग्री के बनते हैं क्या? मैंडेटरी है ना बात ये? हाँ, ये जो ऊपर कोण बनते हैं, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। ठीक है, अब आ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चे बच्चे को पता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और सी। प्यारे बच्चों आप मुझे एक छोटी सी बात बताना,
मुझे एक इस प्रकार का पॉइंट देखना है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल दूरी पर हो, ये कैसे बनता है? ये बनता है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि मैं यहां से बनाऊंगा जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, तो लगभग मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यहां बनेगा। यहां से बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो करीब करीब यहां बनेगा, और तीसरा अगर मैं बनाऊंगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो करीब यहां बनेगा। दोस्तों तीनों पॉइंट आकर इस बिंदु पर मिलेंगे, तीनों पॉइंट आकर इस बिंदु पर मिलेंगे, यानी ये आपके हाइपोटेनियस का मध्य बिंदु होगा, ये आपके कर्ण का मध्य बिंदु होगा। सर ये बात कैसे समझेंगे? सुनो मेरी बात, तुम्हें एक बात वैसे ही समझ में आ रही है कि मुझे इसके बाहर एक सर्किल बनाना है, मुझे इसके बाहर एक प्यारा सा सर्किल बनाना है, और सर्किल भी दोस्तों ऐसा बनाना है, सर्किल भी ऐसा बनाना है कि उसके तीनों जो ट्रायंगल के मेरे वर्टेक्स है ना, जो ट्रायंगल के मेरे तीनों वर्टेक्स है ना, वो इस सर्किल की परिधि पर आ जाए, वो इस सर्किल की परिधि पर आ जाए। क्या ऐसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये एसी ट्रायंगल पर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या ये बात जरूरी है ना, ये बात मैंडेटरी है ना कि एसी इस सर्किल का डायमीटर बनेगा? तुमको मैंने अभी अभी तो बताया था कि डायमीटर जो होता है वो वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये लाइन इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब ये एसी डायमीटर है। एसी डायमीटर है तो ये हाफ पार्ट करने पर दोनों इक्वल इक्वल आ गए। और यहां से मैं आपको ये भी कह सकता हूं, ये OA, OB, OC ये तीनों इसकी रेडियस होंगी। OA बराबर होगा OB के, ये बराबर होगा OC के, और ये होंगी रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर बनेगा, बेटा जो सरकम सेंटर बनेगा ऑलवेज हमेशा हाइपोटेनियस कर्ण का मध्य बिंदु होगा। दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ मध्य बिंदु होगा किसका? हाइपोटेनियस का मध्य बिंदु होगा। अगर मैं आपको कहता हूं बच्चों मेरे पास एक ट्रायंगल है, एग्जामिनर तुम्हें सवाल पता है क्या देगा? तुम्हें बोलेगा एक ट्रायंगल है मेरे पास 8, 6, 10, तो आप बताओ इसकी सरकम रेडियस कितनी आएगी? तो आप कह देना 5 आएगी। इसकी सरकम रेडियस कितनी आएगी? दोस्तों आप बड़े प्यार से कहना 5 आएगी। आप कहोगे सर दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस 10 होगा, 10 का हाफ कितना होता है? 5, 5, 5 अपने चेक कर लिया, खत्म। OA बराबर OC बराबर OC। तुम बात समझ गए ना शिवम? तुम बात समझे कि नहीं समझे? दो चीजें समझी आपने। सेम क्वेश्चन आया था, कहां पे आया था दोस्त? सेम क्वेश्चन कहां पे आया था? अच्छा प्रीवियस ईयर में। तो कोई भी आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए ना, तो तुम्हें डायग्राम वायग्राम बनाने की नीड थोड़ी है। तुम पेपर में यूं बनाओगे, सर्किल बनाओगे, चक्रा बनाओगे, देखोगे कि हो यहां बैठ रहा है। अभी याद कर लिया मैंने, समझ लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा, बस आधा आधा कर दूंगा। अच्छा आगे तुमको एक बात और भी तुम्हें कई बार एग्जामिनर बेटा कंफ्यूज करता है। मैं तुम्हें हालांकि आगे ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार समझ लो कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाला पॉइंट होता है ना, ये ऑर्थो सेंटर भी होता है, इसे अपन लंब केंद्र भी कहते हैं। हालांकि आज ही पढ़ाऊंगा ये बात में आगे, फिर भी एक बार बता रहा हूं सिर्फ आइडिया के लिए। तो कई बार पता है एग्जामिनर इतना फर्जी काम कर देता है, आपको यूं कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल साइड 8, 6, 10, तो सरकम सेंटर तथा ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी बताओ, ऐसे सवाल देगा। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी बताओ, तो ये भी आपसे एक प्रकार से रेडियस ही तो पूछ रहा है, लेकिन ऐसे शब्द बदल दिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हाँ। और ये हमेशा मतलब आप याद कर लेना, जो आर होगी ना वो हाइपोटेनियस का हाफ होगी, ये हाइपोटेनियस का हाफ होगी, ये कर्ण का आधा पॉइंट होता है। इज इट फाइन? तीसरा एंगल बेटा एक ट्रायंगल और लिख लीजिए, ये होता है जी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? अधिक कोण, जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। इसका अगर मैं आपसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो ये कैसा बनेगा एक बार समझो। A B C,
बेटा इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, सीधा सीधा बनाना है आपको, सोचना नहीं है, ज्यादा बात है। परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी करे तो कुछ ऐसे तो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे ही तो जाएगा। और इस लाइन का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो करीब करीब ऐसे तो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये दोनों पॉइंट देखो ट्रायंगल के बाहर कहीं मिल रहे हैं, ये दोनों पॉइंट ट्रायंगल के बाहर मिल रहे हैं दोस्तों। ये बात कंफर्म होती है तीसरी लाइन का भी आप जब एंगल बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ना, ये मतलब लगभग लगभग ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट से जाएगा ऐसे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये आपके ट्रायंगल के बाहर बनेगा, ये आपके ट्रायंगल के बाहर बनेगा। डायरेक्ट इस बात पर सवाल पूछ लेते हैं, डायरेक्ट इस बात पे सवाल पूछ लेते हैं कि एक ट्रायंगल जिसका सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर बनता है तो ट्रायंगल कैसा होगा? ऑप्शन दे देगा, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसी बातें दे देगा बच्चे। तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि अगर ये बाहर बन रहा है तो डेफिनेटली ये हमारे पास 100% हमारे पास ये बात कंफर्म होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? चलिए पोजीशन देखो, पहले मैंने आपको बताया, देखो एक एक बात पर हम तरीके में, सर्कम सेंटर क्या होता है ये बताया, कैसे बनता है, किन से बनता है आपको ये बताया, प्रूफ करके बताया, एंगल ज्ञात करने की बात मैंने बताई आपको, फिर मैंने सर्कम रेडियस को ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बताया कि फॉर्मूला कैसे आया। एबीसी बटे 4 डेल्टा रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए कैसे आया वो बता दिया। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि सर्कम सेंटर बनेगा कहां, या तो अंदर बनेगा या 90 डिग्री वाली हाइपोटेनियस के एकदम मिड पॉइंट पे बनेगा, और या ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का जो अगला केस आता है वो बड़ा स्पेशल है, ये एक बड़ी यूनिक लेवल की बात है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ज्योमेट्री से तो बेटा प्यार इतना होना चाहिए आपको ना, क्योंकि इसमें ना दिमाग लगता है कि इसको मैं यूं नहीं कह सकता भी ए बी सी पढ़ लिया तो काम हो गया, नहीं, उसको मतलब यहां से ये बनाओ, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट आ गए, इससे ये निकल गया, तो एक ट्रायंगल को ही सारा आपस में आपको चलाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, जो बच्चा इस पर ठीक से मेहनत करता है ना, उसको ये बातें बार बार रिवाइज करने की नीड नहीं होती, बहुत बढ़िया से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, एकदम मतलब सिमिलरिटी वाला ट्रायंगल होता है, ये सब कुछ बड़ा नाप तोल के चलता है इसमें, ये होता है ये। ठीक है, आप मुझे एक बात बताना दोस्तों, मैंने आपको बताया एंगल बाइसेक्टर, क्या तुम्हें पता है सामने के पॉइंट से इसे मिलाऊंगा ना तो ये इसकी मीडियन भी है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, ये इसका परपेंडिकुलर भी है, सब कुछ है। ये एंगल भी 30 हो गया, ये एंगल भी 30 हो गया। देखो मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, अब ये मान लो एंगल बाइसेक्टर बनाया, 30 हो गया, ये वाला एंगल 60 था, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल भी एकदम सेम बन गया, तो ये दोनों चीजें बराबर ही तो आएंगी। अगर मैं तीनों पॉइंट के एंगल बाइसेक्टर बना दूं, या मैं तीनों पॉइंट की मीडियन बना दूं, या मैं तीनों पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, ये सब चीजें इसी बिंदु पर आती हैं, सारी चीजें इसी पॉइंट पर आती हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यही मिलता है बीच में। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये जो पॉइंट मैंने डार्क किया है, एक्चुअली ये इसका इन सेंटर भी है, ये ऑर्थो सेंटर भी है, ये सर्कम सेंटर भी है, और ये सेंट्रोइड भी है। 4 प्रकार के सेंटर पढ़ते हैं बेटा अपन। एक पढ़ा करते हैं केंद्रक, केंद्रक जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, ये मीडियन से बनते हैं, मीडियन से, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, सब आगे आएगा तुम्हारे। इसमें परिकेंद्र जिसको अपन कहते हैं ऑर्थो सेंटर, माफ कीजिएगा ओ पे यार ऑर्थो कहने का मन करता है, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र सर्कम सेंटर जो होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, ये भी वही है, वही पॉइंट है, सब कुछ वही पॉइंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। अगर मैं बात करूं अंतः केंद्र, भाई कह रहा है कि अभी मैथ तो नहीं पढ़ रहे, रीजनिंग पढ़ते हैं, भाई अभी पढ़ के देखना, कभी तसल्ली हो जाए तो मुझे बताना, अंतर मन से तसल्ली होगी। इन सेंटर जो बनता है एंगल बाइसेक्टर से, ये चीज भी आपको सेम पॉइंट पर मिलेगी, और ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र, ये भी तुम्हें सेम पॉइंट पर मिलेगा। लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर, ये भी तुम्हें सेम पॉइंट पर मिलेगा, परपेंडिकुलर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना सब कुछ सेम है, सारा एक ही पॉइंट पर है, सारा एक ही पॉइंट पर है, सारा एक ही पॉइंट पर है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर दोस्तों इसकी भुजा ए है, ए, तो क्या एडी इसकी हाइट बनेगी क्या? एडी को अपन एच बोलेंगे क्या, हाइट बोलेंगे क्या? हाइट ज्ञात करने का किसी को फॉर्मूला याद है, किसी को पता है? √3/2a होता है,
अरे √3/2a होता है ना। हाइट ज्ञात करने का ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। हाइट कैसे ज्ञात होती है सब बच्चों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात मुझे और बता दो, मैंने एडी का मान ये इतना मान लिया √3/2। क्या तुम्हें पता है सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड केंद्रक, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मीडियन को 2:1 में तोड़ता है, 2:1 में तोड़ता है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको सरकम सेंटर मान लूं, अगर मैं इसको सरकम सेंटर मान लूं, तो ये नीचे वाली जो लाइन होती है, नीचे वाली लाइन होती है ये वाली, क्या ये इन रेडियस का काम करती है? क्या इन रेडियस का काम करती है क्या? और ये ऊपर की लाइन, इस बिंदु से वर्टेक्स की दूरी, इस बिंदु से वर्टेक्स की दूरी, क्या ये सरकम रेडियस का काम करती है? ये सरकम रेडियस बन जाती है। आपने कहा जी बहुत बढ़िया सर। आर कितना आएगा? आर आएगा जी 2h/3। स्मॉल आर कितना आएगा? ये आएगा h/3। कि पूरी लाइन अगर h थी, पूरी लाइन अगर h थी, तो 2/3 भाग करोगे तो आपको मिलेगी सरकम रेडियस, 1/3 भाग करोगे तो आपको मिलेगी इन रेडियस। एक बार h की वैल्यू पुट कर देता हूं इसमें, ये वाली h की वैल्यू पुट कर देता हूं √3/2। 2 से 2 कट गया, इससे √3 कट गया। दोस्तों कभी भी जीवन में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस पूछे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस पूछे, तुम पेन मत उठाना, a/√3 कर लेना। अगर इन रेडियस पूछे, इन रेडियस, तो बेटा आपको फिर भी कुछ ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं करनी है, फिर भी आपको चिंता वाली बात नहीं करनी है, a/2√3 कर देना, खत्म। इन दोनों कंक्लूजन का शॉर्ट एंड स्वीट में आपको मैं एक कंसेप्ट दे सकता हूं कि केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना इन रेडियस का और सर्कम रेडियस का रेशो 2:1 होता है। आपको इन रेडियस और सर्कल रेडियस का रेशो क्या बनेगा? 2:1 बनेगा। क्यों बनेगा? ये बात आपको लॉजिकल मैंने साबित करके बताई है कि ऐसा ऐसा पॉइंट बनता है, ये फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजें हमने साबित करके बताई हैं। बताओ भैया, यहां तक की बात क्लियर है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और लिखिएगा, इन सेंटर तो पहले पढ़ चुके हो, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। कई बार क्या होता है, कई बार इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं, आपको इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में दूरी पूछ लेता है। बेटा ये बात तो आपको बताने की नीड नहीं है ना, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। हिंदी वाले बच्चे आप लोग नोट कर लेना, परिवर्त और परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। इस पर बेटा 1-2 बार पेपर में सवाल दिए गए हैं, तो इसको ना आप साबित मत करना, साबित करने बैठेंगे तो 1 पेज की थ्योरी भी नहीं है, 1 घंटे की थ्योरी है, 1 घंटे की थ्योरी है। इस पर समय वैसे कम मिलता है, तो केवल 1 लाइन का फॉर्मूला है दोस्तों, सिर्फ उसको लिख लेना, कभी अप्लाई करना पड़े तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अरे ये एच नहीं है, आई है। आई का मतलब दोस्तों, आई का मतलब इन सेंटर है और ओ का मतलब सर्कम सेंटर है। इन दोनों के बीच में कई बार आपसे दूरी पूछ लेगा, दूरी डिस्टेंस पूछ लेगा, तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा r² - 2rr, ऐसा। कैपिटल आर की स्क्वायर माइनस 2rr। सर ये क्या है? आर मतलब है सर्कम रेडियस, छोटे वाला आर है जो स्मॉल में आर है, उसका मतलब है इन रेडियस। एक इन है, एक आउट है। बड़े वाले को आर लिख रहे हैं कैपिटल में, छोटे वाले को स्मॉल में, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। बस ये फॉर्मूला एक नोट कर लेना, कई बार तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। नोट कर लिया सबने? सीजीएल 2017 के मेंस के एक एग्जाम की बात सुन लीजिएगा, इस पर उन्होंने कैसे यूज करा। बेटा क्या बात, तुम्हें ये बात पता है क्या कि डिस्टेंस या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। अरे डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना। कभी मैंने कहा है डिस्टेंस इनकी -5 है, नहीं, डिस्टेंस या 0 या कभी क्या आएगी पॉजिटिव। तो मैं आपको ये कह सकता हूं क्या कि r² - 2rr की वैल्यू जो आएगी ना, वो या तो 0 के इक्वल आ सकती है या 0 से बड़ी आएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, r² - 2rr की वैल्यू है ना, ये
जीरो से बड़ी आनी चाहिए, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है। एक 2r को उधर ले जाएंगे, r स्क्वायर 2r हो गया, ये एक r से एक r कट गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं r बटे r का जो रेशो आएगा ना वो 2/1 से या तो बड़ा आएगा या इसके बराबर आएगा, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। r बटा r, कैपिटल R और स्मॉल r, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशो 2:1 आएगा, 2:1 आएगा या इससे बड़ा आएगा। और बताओ दो पता है कब होता है? जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए तो मैंने आपको अभी अभी बताया था इस चीज का अनुपात 2:1 होता है, इस चीज का अनुपात 2:1 होता है। पेपर में आपसे सीडीएस में सवाल पूछा गया था, बताऊं क्या? सीडीएस में एक सवाल पूछा गया था कि एक विशेष प्रकार का ट्रायंगल, पता नहीं कौन सा ट्रायंगल है, जिसमें r बटे r का न्यूनतम मान, ये बात बोली, न्यूनतम मान 2 है, तो वह ट्रायंगल कौन सा होगा? अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि अगर r बटे r का मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू 2 है ना बच्चों, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, गारंटी की बात है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। ये r स्क्वायर माइनस 2r वाली बात आपको समझ में आई दोस्तों? r स्क्वायर माइनस 2r, r की बात समझ में आई तुम्हें? इंटीजर भी मेंशन होगा, नहीं लिखा ना बेटा, न्यूनतम मान 2 है, न्यूनतम मान 2 है। अगर ये 2 मान तभी संभव है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। इक्विलेटर में साइड इंटीजर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज इंटीजर है चाहे नहीं है। 2.5 की साइड का अगर तुम बनाओगे ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें भी 2 के रेशो आएगा, क्योंकि अपन ने इसको देखो साबित किया है, एच मान के साबित किया है, मैंने साइड का मेजरमेंट तो लिया ही नहीं कोई भी। 2:1 की बात क्लियर है बच्चों। ये एक आखिरी पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बाकी मैंने आपको सारी बातें साबित करके बताई हैं, बस ये एक बात आपको लिखकर बताइए, लिख लो भाई, d बराबर r स्क्वायर माइनस 2rr, इतना काम कर लोगे सारे बच्चे। अब आ जाओ फिर थोड़े से सवाल कर लेते हैं, जितना हमने अब तक पढ़ा है, जितना हमने अब तक सुना है, उस पर बढ़िया सा 2 4 5 7 सवाल कर लेते हैं। एक विषम बाहु आकृति के मैदान में, एक विषम बाहु आकृति में, हाँ बेटा किसी भी बेटा किसी भी, अपेक्षा जी ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इसको आप फॉर एनी ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, स्केलन हो, राइट एंगल हो, कुछ भी ऐसा भी हो, सब में काम करेगा, यूनिवर्सल है। एक विषम बाहु आकृति के मैदान में एक खंबा स्थित है, मैदान के प्रत्येक कोने से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर है एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल, त्रिभुज के कौन से बिंदु पर खंबा खड़ा है? देखो ये एसएससी के पेपर का सवाल है बच्चों, प्रीवियस ईयर से लिया गया है, 100% एसएससी पीवाईक्यू से सवाल ये कंडक्ट करवाया गया है। स्केलन ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है बड़ा अजीबोगरीब सा, उटपटांग सा स्केलन है, तीनों साइड अलग अलग नाप की हैं, ऐसे ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी। चूंकि ये बात हमें पता है कि आज हम आपको सरकम सेंटर पढ़ा रहे हैं, तो इसका उत्तर सरकम सेंटर ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी बात है, सुनिएगा। देखो इसके ना बीच में कोई एक खंबा खड़ा है, मान लो यहां खड़ा है, मैं आपको ये कह रहा हूं खंबे का प्रत्येक कोने से, खंबे के प्रत्येक कोने, मैदान के प्रत्येक कोने से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर है। दोस्तों मान लीजिए एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वो खंबा है ना, वो इस वाले पॉइंट पर यहां खड़ा है, यहां इस वाले पॉइंट पर ये खंबा है दोस्तों, इस वाले पॉइंट पर ये खंबा खड़ा है, तो सारे पॉइंट से इस बेस की इक्वल दूरी है क्या? सुनो ऐसा है, देखो मान लो मैं बी से देख रहा हूं, मान लो बी पॉइंट से देख रहा हूं, इस पॉइंट पे खंबा खड़ा है, और ये खंबा तो सब में सेम लंबाई का है, एक्स लंबाई का है। यहां पर मान लीजिए ये कोण थीटा बन रहा है, मैंने बी से देखा, मैंने इसको ए से भी देखा, मैंने इसको ए से भी देखा, ए से देखा तो भी खंबे के टॉप से ये एंगल थीटा बन रहा है। मैंने इसको सी से भी देखा, सी से देखा तो एंगल के बेस से ये कोण कितना बन रहा है? थीटा। तीनों चीजों का इस खंबे के टॉप से एंगल बराबर बन रहा है दोस्तों। अगर साइन थीटा या टेन मान लो, अगर थीटा 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 सब में सेम है, तो क्या बेस भी इनका सेम आना चाहिए क्या? तभी तो टेन थीटा सेम बन पाएगा। इसका मतलब इसका जो बेस है ना, बेस खंबे का बेस है, इसकी बी से दूरी, सी से दूरी और ए से दूरी इक्वल रही होगी, इसकी तीनों से बेस से दूरी इक्वल रही होगी। और अगर कोई बिंदु तीनों वर्टेक्स से इक्वल दूरी पर होता है तो उसका नाम सरकम सेंटर होता है, उसे परिकेंद्र कहा जाता है, उसे परिकेंद्र कहा जाता है।
उसे परिकेंद्र कहा जाता है। क्या है, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र O है, ठीक है, कोई ट्रायंगल बना लो, एक छोटा मोटा सा गरीब सा ट्रायंगल बना लो एक। शिवम बेचारा तड़पता रहता है भाई, ओ हो 1 घंटा पूरा हो जाए तो ब्रेक लेंगे। आज 2 घंटे पढ़ेंगे शिवम, कोई ब्रेक नहीं है, 2 घंटे लगातार पढ़ेंगे। बताओ तुम पढ़ने के लायक हो कि नहीं हो। सुनो, क्यू पी आर कहां है, ये वाला कौन 55 है, क्यू आर पी ये वाला कौन 75 है, 120 130, क्या ये वाला एंगल 50 डिग्री बनेगा? अरे बताइए ना, ये एंगल 50 डिग्री बनेगा क्या? ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग तो 180 आएगा। ओ इसका सरकम सेंटर है। दोस्तों आपसे एंगल पूछा है मैंने कौन सा, ओ पी आर। अरे कितना आसान था बाबूजी। अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल 100 बनेगा क्या? और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस ही तो है, ये दोनों रेडियस हैं दोस्तों। तो ये 80 डिग्री के दो भाग होंगे, 40 ये बनेगा, 40 ये बनेगा। तो एंगल ओ पी आर 40 डिग्री का बनेगा। बच्चों सरकम सेंटर का प्री में सवाल ऐसा आता है। नॉर्मली पेपर में जो बेसिक लेवल के पेपर बनते हैं ना, इजी लेवल के, उनमें सरकम सेंटर का सवाल ऐसा आता है। हाँ, बिना डायग्राम बनाई होना चाहिए बेटा इनिशियल केस में। अच्छा ये सवाल मैं चाहता हूं एक बार तुम लोग करने की कोशिश करो, मैं चाहता हूं एक बार तुम लोग करने की कोशिश करो। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं कि ये सवाल तुम पहले एक बार कर चुके हो लगभग ऐसा। इसमें ना वो इन सेंटर और सरकम सेंटर दोनों काम आ गए। इसमें दोस्तों इन सेंटर सरकम सेंटर दोनों काम आ गए हैं, जल्दबाजी मत करना। 146 आंसर बनेगा, सही है। अरे वाह, 90 + 56 समीम बहुत बढ़िया। सीजीएल के रिजल्ट के बाद में मिठाई खाएंगे आपसे, ये बात की गारंटी रही। एंगल पी क्यू आर, परिकेंद्र ओ है, परिकेंद्र मतलब आपने यहां मान लिया। दोस्तों पी अगर 56 डिग्री का एंगल है तो आप लोग बिना पेन उठाए बिना संघर्ष किए तुरंत ऐसे कह सकते हो ना सर ये वाला एंगल 112 डिग्री का बनेगा। अब ये जरा बताइए, ये जो ओ क्यू आर है, ओ क्यू आर ट्राइंगल है, इसमें ये कह रहा है ओ क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर। तो दोस्तों अगर इस ट्राइंगल के ये एंगल बाइसेक्टर मिलाओगे तो ये एक प्रकार से छोटे वाले ट्राइंगल का इन सेंटर बन गया। और एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम आपने पढ़ रखी है, 90 + 112/2, तो 90 + 56 करना है, आपके सवाल का उत्तर बन गया 146। ये सारे प्री के पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। ये मतलब बहुत कोई ऊपर लेवल की, बहुत टिपिकल लेवल की बातें नहीं आती हैं। ये कॉमन सेंस आपके काम आता है, ये ध्यान। एक त्रिभुज ओबीसी ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है। जरा एक बार ना आप डायग्राम को बनाते हैं, देखो अपन, मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता, तुम मुझे बताना, वैसे बनाऊंगा। ये एक सर्किल है, ट्रायंगल इसके अंदर बनाना है। दोस्तों ट्रायंगल की खास बात क्या होनी चाहिए कि ट्रायंगल इसके अंदर बनाना है। अंदर का मतलब ये होता है कि तीनों वर्टेक्स इस सर्कमफ्रेंस की, सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे उपलब्ध हो। एंगल बी आपको दिया है 80 डिग्री का, एंगल सी तुम्हें दिया है 64 डिग्री का। ये 80 है, 64 है, तो ऊपर का एंगल तो पता लग ही गया, हालांकि आपको उसको लिखने की नीड नहीं है, समझो। मैं कहता हूं एडी परपेंडिकुलर है बीसी। बच्चों परपेंडिकुलर जो बनता है, परपेंडिकुलर क्या वो बड़े एंगल की साइड में बनता है ना? अरे परपेंडिकुलर हमेशा बड़े वाले एंगल की तरफ झुककर बनता है ना। और ओ इसका केंद्र था ओ। अब मैं कहता हूं ए ओ को आगे बढ़ाते हैं तो ये वृत्त को जाकर डी पर मिलता है, ए ओ को आगे बढ़ाएंगे तो जाके ये सर्किल को जाकर डी पर मिल गया नहीं।
ए ओ को आगे बढ़ाएंगे तो जाके सर्किल को के पर मिलता है, के पर वृत्त को के पर मिले, के ये लो। आपसे पूछा क्या सवाल में, डी ए के, बच्चों ये जो इतना सा एंगल है ना, ये इतना सा एंगल है ना, ये इतना सा, ये पूछा है, ये वाला एक बार सवाल देखिएगा। थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं 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 बेटा नहीं। अफरीदा, अफरीदा बेटा तुमने क्या नियम लगाया? क्या तुमने बी माइनस सी का हाफ कर दिया? नहीं। अरे वो एंगल बाइसेक्टर की तरह करे करते थे बेटा, वो एंगल बाइसेक्टर के टाइम पे किया करते थे ना, एक परपेंडिकुलर हो एक एंगल बाइसेक्टर हो तो अपन किया करते थे। ये तो उससे अलग जानकारी है, ये तो उससे अलग पॉइंट है। आ रही है बात तुम्हें समझ में? अच्छा आप मुझे ज्यादा कुछ मत करो, आप मुझे सोचकर इतनी सी बात बता दो, ये जो इतना सा एंगल है, ये वाला एंगल है बी ए डी, क्या बी ए डी 10 डिग्री बनेगा? 10, बी ए डी 10 डिग्री बनेगा क्या? अरे 9, बी माइनस सी मत कर देना। सर ये 10 कैसे बन गया, समझ नहीं आया। अरे ये एक ट्रायंगल है, तीनों कोणों का सम, तीनों कोणों का सम कितना आना चाहिए? तो आप कहना सर तीनों कोणों का सम तो आना चाहिए 180 डिग्री। ये 80 है, ये 10 है, ये 90 है, तो वो 10 डिग्री आएगा, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार के लिए, एक बार के लिए मैं इस ओ बी को मिला रहा हूं, ओ बी को, ये तुम्हें अपने एंड से मिलाना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये ए बी ने केंद्र पर कोण, परिधि पर कोण बनाया 64 का, तो ये कोण 128 का बनेगा क्या? ये 128 का बनेगा। दोस्तों ओ ए और ओ बी दोनों क्या है? रेडियस है। ओ ए ओ बी दोनों क्या है? रेडियस है क्या? तो आप मुझे बताओ एंगल ओ ए बी का मेजरमेंट 52/2 यानी कि 26 डिग्री आ गया। और इसमें से अगर मैं स्पेशली आपसे डीए के पूछता हूं, डीए के, तो 26 में से 10 घटाओगे 16, आंसर बन जाएगा क्या? इस सवाल को करने के तरीके इससे ज्यादा पॉसिबल हैं? हाँ हैं। इसे करने के तरीके इससे ज्यादा भी पॉसिबल हैं। एक बार मैंने तो आपको ये थ्योरम वाली बात से साबित करके बताया है, जो ये वाला बताया है। इतना समझ में आ गया तुम्हें? इतना क्लियर हो गया बेटा? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, अलग अलग प्रकार से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। 52 डिग्री कैसे आया? अमन, अमन तेरे को ये नहीं पता क्या कि अगर मेरे पास में एक ऐसा ट्रायंगल है, ये वाली साइड 128 है, ये एंगल 128 है, तो क्या इसको और इसको आप इक्वल इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे क्या? क्या इसको इसको इक्वल इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे क्या? ज्योमेट्री इसी बात का खेल होता है कि आप उस सवाल को देखकर क्या दिमाग लगा पाते हैं, उसको देखकर आपको कहां कंसेप्ट नजर आ रहा है, आप कहां अपने कंसेप्ट को खोज पा रहे हैं। बस इतनी सी बातों का खेल होता है बच्चे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर और तरीका, और भैया तुम जरूरी नहीं है इधर ही मिलाओ लाइन को। अरे तुम अगर चाहो तो ऐसा भी तो कर सकते थे, ये तो मेरे मन में ही आया, मैंने यूं कर दिया। तुम ओ को सी से मिला लो, ये लो, ये मिला लो। आप मुझे बताना, अगर ये वाला एंगल 80 का है तो ये 160 डिग्री का बनेगा, ये 160 का बनेगा, तो ये इधर वाला भी 10 बनेगा, इधर वाला भी 10 बनेगा। सही बात है भाई। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, 60 और 64 हो गए 144, तो ए एंगल का नाप आना चाहिए 36 डिग्री। 36 में से ये 20 हो गए, ये 16 बच गए, ये ऐसे कर लो। अरे मतलब एक बात नहीं है, अलग अलग नजरिए से, अलग अलग चीजों से ये बात साबित करनी आपको आनी चाहिए। लो दोस्तों, अब तुम 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट के बाद में आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवाल को खुद से कर पाएंगे। तब तक आप इस सवाल को सेल्फ करने की कोशिश कर सकते हैं। सी यू आफ्टर ब्रेक ओनली फॉर 5 मिनट्स।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सब लोगों का आंसर आया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि ये सर्कम सेंटर है, उसने घुमाकर बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैं समझ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे तो वो सर्कम सेंटर बनेगा। आपको पी एंगल दिया गया था क्या, क्यू पी आर, ये वाला एंगल दिया गया था 65। तो जाहिर सी बात है आप इन पॉइंट्स को मिला दीजिए वर्टेक्स से। ऐसा इन्हें अगर मैं मिला दूंगा, ये लो, तो आपने यही तो करा होगा। एक 130 आया होगा, एक 120 आया होगा, सबको मिलाया होगा, 250 आ गया होगा तुम्हारा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। दिए गए चित्र में ओ एबीसी का परिकेंद्र है, बीसी बराबर डीसी है। बीसी कहां है दोस्तों? जब बीसी बराबर डीसी कह रहा है ना, तो ये बात समझ लेना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात काम आएगी। और कुछ सवाल में आए ना आए बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो थीटा का मान पूछा दोस्तों, देन पूछा क्या हमसे, थीटा पूछा है क्या? थीटा 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 पूछा। ठीक है, सुनो, सरकम सेंटर पर तो मैं एक ही बात जानता हूं कि तीनों रेडियस बराबर हुआ करती हैं। सरकम सेंटर का तो मुझे एक नियम आता है कि तीनों रेडियस बराबर हुआ करती हैं। आप कहना गुरुजी ओ बी ओ ए बराबर है, इसका मतलब ये वाला एंगल बनेगा 20 डिग्री का। ये 20 है, ये 20 है बच्चों, ये वाला एंगल 40 बनेगा क्या? अरे ये इसका बाह्य कोण है, बाह्य कोण। बाह्य कोण का मेजरमेंट तो आप सब ज्ञात कर ही लेते हैं। बाह्य कोण के बारे में तो आप सबको बातें पता ही है दोस्तों। और और कोई तुम्हें इस सवाल में ट्रायंगल दिया गया है क्या? और कोई तुम्हें इस सवाल में एंगल दिया गया है क्या? अच्छा, बीसी और डीसी बराबर है। अब सुनिएगा, बीसी और डीसी बराबर है, एक बार के लिए तुम मेरे इस ट्रायंगल पे आ जाओ। अरे यार, ये सब कुछ ही बराबर हो गया क्या? सुनो मेरी बात यार, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो ये इनके बराबर बनेगी क्या? ये बीसी डीसी के बराबर है। नहीं, इनकी क्यों बनेगी यार, ये तो रेडियस है ना। इसको मैं एक काम करता हूं, सिंगल लाइन से लिखता हूं, सिंगल लाइन से। ये वाला एंगल हो गया 40 और ये वाला एंगल हो गया 140। मैंने आपको ये बोला है दोस्त, मैंने आपको ये बोला है कि इनको लिख रहा हूं ट्रिपल लाइन से, बीसी और ये वाली बातें बराबर है। ठीक, आप एक बात बताओ, ये वाला कोण 140 है, तो सी का पूरा कोण 70 बनेगा क्या? सी 70 आएगा क्या? अगर सी 70 आएगा तो ये कोण 55 और ये भी 55 रहेगा क्या? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम काम कर रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चीजें बन रही हैं। आपको सवाल में उठा पटक करके अपने कंसेप्ट को लेकर आना है और अपने कंसेप्ट को इस प्रकार से अप्लाई करने की आर्ट आनी चाहिए। ए बी और सी, सी आएगा यहां पे, सी एंगल सी। बेटा अंतः कोण समद्विभाजक जानते हैं क्या होता है? अंतः कोण समद्विभाजक, इंटरनल बाइसेक्टर, यानी इंटरनल बाइसेक्टर जो होते हैं ये आपस में इन सेंटर पर कटते हैं, ये बात आपको पता है। परिवर्त को पी क्यू आर पर काट रहे हैं, ये इतना है, यू इतना है, सी आर क्यू पूछ रहे हो। डायग्राम बनाएंगे बेटा, डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम सवाल नहीं होगा, डायग्राम से बात समझ में आएगी। ये दोस्तों मैंने एक सर्किल बनाया और मैंने कहा जी इस सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल भी है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एंगल ए का माप आपको दिया हुआ है 36 डिग्री। बच्चों इनके इंटरनल बाइसेक्टर आगे बढ़ाने पर सर्किल को काट रहे हैं पी क्यू आर पे। कुछ ऐसी बात है क्या? कुछ ऐसी बात है क्या? बताओ मुझे। और ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कटे होंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कटे होंगे, क्या ये इन सेंटर पर कटे होंगे क्या? इन सेंटर पर नहीं। ओ पे क्यों बेटा फ्रीदा? इन सेंटर होगा ना ये तो। अरे ये आउट सर्कम सेंटर के सवालों में इन सेंटर भी काम आता है। एंगल बाइसेक्टर से हमेशा आई बनता है, आई का मतलब इन सेंटर बनता है। और आपको बी, ये कटता है पी पर, ये कटता है क्यू पर और ये कटता है आर पे। एक आपको बी क्यू आर दिया है, बी क्यू आर कहां है? ये रहा, इसको भी मिला दो, बी क्यू आर। ये वाला एंगल दिया है 20 डिग्री का, ये एंगल दिया है 20 डिग्री का। सी आर क्यू, ये वाला एंगल पूछा गया है, सी आर क्यू वाला एंगल पूछा गया है। ये एक बार मुझे सिर्फ इतना बताओ बेटा, आपको ये सवाल समझ में आया क्या? तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरे को ये
एंगल चाहिए तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, ये एक्चुअली एक ट्रायंगल है, ये वाला आई आर क्यू एक ट्रायंगल है, आई आर क्यू। इसमें मेरे को क्यू पता है, अगर कोई आई एंगल बता देना, आई एंगल बता देना तो मैं आर ज्ञात कर सकता हूं। अच्छा, एक ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है, ये वाला कोण 36 डिग्री है और एंगल बाइसेक्टर यहां मिलते हैं आई पर, तो क्या तुम आई के बारे में जानते नहीं हो? 90 प्लस 36 बटा 2 108 डिग्री आएगा। बेहतर कौन कह रहा है ये प्रभु? है तुम्हें ये बात कितनी बार तो बता दो, समझ में नहीं आती बात। एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं, ये वाला एंगल 108 आएगा। 108 क्यों आएगा? 90 प्लस a बाई 2, और ये 108 है तो ऊपर का भी 108 ही आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ। दोस्तों 180 माइनस 108 प्लस 20, 180 माइनस 128, 52 डिग्री को टिक कर दीजिए राजेश। सवाल दिखने में लग रहा है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा, मुश्किल सा सवाल तुम्हें देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है दोस्तों, बाकी रियल में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंटरनल बाइसेक्टर की थ्योरम आती, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पता होता तो हम बड़े प्यार से ये सवाल खेल जाते, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को कर जाते। ज्योमेट्री है, लेवल तो आएगा। यही तो इस प्रकार की चीजें हैं, प्रैक्टिस करी हुई होगी तो सवाल कर पाओगे। और आप लोग ना क्लास पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम किया करना बढ़िया से। ट्रायंगल पी क्यू आर में बच्चों आई लिखा है ना, आई, मेरी बात समझ लेना, मेरी बात को दिमाग में डाल लेना, भूलना मत, मैं तुम्हारी पिटाई बहुत कर दूंगा। अगर ये आई लिखा है और कोई लाइन आई से गुजर रही है ना, तो समझ लेना ये एंगल बाइसेक्टर है। चाहे तुमको कोई बताए ना बताए, इधर बुद्धि में बात सेव हो जानी चाहिए, ये एंगल बाइसेक्टर है, खत्म। अंतः केंद्र है और ये परिकेंद्र है, ठीक है दोस्तों। रेखा पीआई को बढ़ाने पर डी पर काटती है। क्यूसीडी, क्यूसीडी का है दोस्त, क्यूसीडी। क्यूसीडी एंगल कैसे बनाऊं मैं, क्यूसीडी कैसे बनाऊं? तो एक काम करता हूं, क्यू को और ये डी को ये मिला देता हूं ऐसे। ये सी सर्कम सेंटर था, ये वाला दोस्तों एंगल है एक्स। पी क्यू आर वाई है, ये पी क्यू आर वाई है, पूरा पूरा ये पूरा पूरा वाई है, पी क्यू आर वाई है। और क्या है? क्यू आई डी, क्यू कहां है बस, तो क्यू आई डी ये वाला कौन जेड है, ये वाला कौन जेड है, क्यू आई डी। क्या आप सब लोगों को, अरे दोस्तों नहीं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, क्यू आई डी है ना, क्यू आई डी, क्यू आई डी, क्यू आई डी बनाता हूं, क्यू आई डी, क्यू से लेकर आई को मिलाओ, ये 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 जो क्यू आई डी है ना, ये वाला एंगल, ये एक्चुअल में जेड है। आपका काम है दोस्तों रेशो ज्ञात करना है एक्स वाई जेड में आपको। तो फिलहाल मुझे एक बार बता दीजिए कि डायग्राम के बारे में जानकारी समझ में आई। आई इन सेंटर था, आई इन सेंटर था, ये एंगल वाई, ये एक्स है, ये जेड है, बस इसी को देखना है। तो आ जाओ मैं एक बार सवाल को जूम कर लेता हूं, क्योंकि मैंने लिखी हुई बात तो समझ ली है। अब मेरा टारगेट केवल और केवल इनको बनाने का है, केवल और केवल इनको समझने का है। दोस्तों आई यहां पे इन सेंटर था, सी यहां पे, सी यहां तो सी क्या था? सी था बच्चों अपने लिए सर्कम सेंटर, और एक एंगल दिया एक्स, एक दिया वाई, एक एंगल दिया जेड। आप मुझे एक बात बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे क्या, आप मुझे एक बात बताएंगे क्या? क्यू आर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमसे पूछा पता है क्या दोस्तों आपने? हम अपनी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर 7x प्लस 7y बटा में 2z करना चाहते हैं। मैं तुम्हें केवल और केवल ये कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें केवल और केवल कि x, y और z में रेशो बनाना है, तो कोई ना कोई तरीका लगाकर, कोई ना कोई तरीका लगाकर मैं इन जानकारियों को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। किसी भी कोई भी वृत्तखंड चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है? यह बात आप लोग जानते हैं क्या? जानते हैं। मेरे को ना बेटा, मेरे को एक चाप का खंड यानी कि एक आर्क नजर आ रहा है क्यूडी। मेरे को एक चाप नजर आ रहा है क्यूडी। बच्चों ये क्यूडी ने वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर ये एक्स कोण बनाया है क्या? एक्स कोण बनाया है क्या?
तो ये इसकी सरकमफ्रेंस पे ये जो कोण बना रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो ये ऊपर वाला कोण कितना x/2 बनाएगा क्या? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर x बनाया, ऊपर x/2। चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर था, इसका मतलब ये वाला भी x/2 है। चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर था, इसलिए ये x/2 है। क्लियर? अच्छा ये बता दो, ये जो लाइन QI है, QI बटो ये QI है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है। ये y/2 और नीचे का y/2। तो आप ये कहना गुरुजी, ये जो एंगल बन रहा है ना Z, ये एक्चुअली इन दोनों के जोड़ के बराबर बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के योग के बराबर बन रहा है। तो थ्योरम आ गई वही, x/2 प्लस y/2, ये वाली बात आपकी Z के इक्वल आनी चाहिए। अगर दो एलसीएम ले लूंगा तो x प्लस y/2 बराबर Z आना चाहिए। दोनों साइड में 7 से गुणा कर दो, 7x प्लस 7y/2Z करोगे तो ये 7 के इक्वल आ जाएगा। 7 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, 7 आपके सवाल का राइट आंसर बन जाएगा। आ गई बात समझ? जुगाड़ सारे वही हैं, वही एंगल बाइसेक्टर चल रहा है, वही सारी कहानी चल रही है, वही सारी बात चल रही है। चित्र में बिंदु IABC का अंत्य केंद्र है। अंत्य केंद्र का मतलब होता है इन सेंटर। IM 6 है। कहां है IM? ये रहा I। BM का मान कितना बनेगा दोस्तों? कुछ मत करना, BM को भी 6 ही मान लेना और MC का मान भी 6 ही मान लेना। ये सारे मान आपस में बराबर होते हैं। इसको भी 6 लिखना, इसको भी 6 लिखना। आप ये तीनों मान दोस्तों कॉपी में नोट कर लीजिए कि IM बराबर BM बराबर CM, ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगी। ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगी। वहां का पढ़ा हो ना, पिछले डालो। अच्छा ये बात मन में उठ रही होगी कि सर ये बराबर कैसे हो गए, है ना? ये बात तो दोस्तों मन में उठती होगी कि ये बराबर कैसे हो गए। इसको भी तो देखने का नियम चाहिए ना कि आखिर ये बराबर हुआ तो हुआ कैसे। कोई बात नहीं, बताऊंगा अभी तुम्हें, अभी तुम्हें समझाऊंगा कि तीनों बातें इक्वल कैसे हो गई। बाकी एक बार तो ये नोट कर लो, खाली एक बार तो ये नोट कर लो ना कि इस केस में I इन सेंटर होता है ना, तो IM बराबर ये BM और CM, ये चीजें आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। लिख लिया क्या आपने? ये IM 6 आएगा तो ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। सुनो, ये बात हमें वैसे तो समझ में नहीं आती थी, पर हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, जब कुछ समझ में नहीं आता तो डायग्राम बना लेते हैं। हमें जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तो हम डायग्राम के पास जाते हैं कि भाई तू कुछ बता, क्या करूं? तो डायग्राम कहता है कि तू बना के तो देख मुझे एक बार। आपको सवाल में कुछ शब्द दिए जाते हैं गौर से पढ़ने के लिए। I अंतः केंद्र है और लाइन AI जा रही है, तो डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकते हो क्या कि सर ये इसका एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, पक्का पक्का ये इसका एंगल बाइसेक्टर जा रहा है। यानी ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही टूट रहा है। ये मान लीजिए दोस्तों, आगे जाकर पॉइंट M पर मिल गया, मैंने एक बीच में पॉइंट D भी मान लिया। ऐसे समझाने के लिए मैं आपके सामने इन दोनों चीजों को भी मिलान कर रहा हूं। एक बार ये आपके सामने मैं मिलान कर रहा हूं, एक बार मैं आपके सामने ये मिलान कर रहा हूं। क्या दोस्तों, एक छोटी सी बात मुझे बता देना, एक I है तो एंगल बाइसेक्टर। हाँ जितेंद्र, यही तो बात मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं दोस्तों, यही तो बात मैं कह रहा हूं कि I है तो वो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल बेटा, आपको ना इस जगह पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। देखो एक बात मुझे बताना, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को AM डायमीटर होगा क्या? नहीं रे, अरे नहीं रे,
सरकम सेंटर का पॉइंट थोड़ी है, सरकम सेंटर का केंद्र थोड़ी है। ये आई का मतलब है कि इस आई को बेस रखकर इसके अंदर एक ट्रायंगल बना सकते हो, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना सकते हो। बाहर वाला ट्रायंगल बनाने का मतलब थोड़ी ना है। तुम भी गजब काम करते हो दोस्तों। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, बाकी बातें अपन मारो गोली। दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, दो ट्रायंगल की। एक तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, और एक ट्रायंगल कर रहा हूं दोस्तों ए बी एम। ए बी डी में तो एक ट्रायंगल, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। नहीं, एक तो एबीएम की बात करो, एबीएम की, एक बीडीएम की बात करो बेटा। एक तो नीचे वाले ट्रायंगल की बात करो, नीचे वाले ट्रायंगल की, बीडीएम, बीडीएम। ये वाले दो ट्रायंगल लेकर चलो बेटा, ये वाले दो ट्रायंगल लेकर चलो। ये वाले एक बार दो ट्रायंगल लेकर चलोगे तुम्हें कुछ कुछ नियम समझ में आने लगेंगे। क्या दोस्तों, ये दोनों ट्रायंगल बताओ एक दूसरे के सिमिलर बनेंगे क्या? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर बनेंगे क्या? सिमिलर का मतलब दोस्तों इनके तीनों कोण आपस में बराबर आएंगे। क्यों आएंगे सर? क्यों आएंगे सर? इनके तीनों कोण आपस में बराबर क्यों आएंगे? कोई भी बच्चा मुझे एक बालक क्लास से बता दीजिएगा ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर क्यों आएंगे, तो मैं मान लूंगा कि आपने आज तक जितना पढ़ा है वो साथ साथ में आपके काम आ रहा है, आपके यूज में आ रहा है। बता दीजिए दो एंगल कौन कौन से दिखे तुम्हें? तुम्हें दो एंगल इक्वल कौन कौन से दिख गए बेटा? तुक्केबाजी वाला काम मत किया करो रे। ऐसा थोड़ी है तुम जहां तुम्हारा मन करेगा वहां कह दोगे कि हमें ये वाले एंगल इक्वल दिख गए। तो यार नीचे वाले में और ऊपर वाले में भी अलग अलग है। परिधि पर 90 डिग्री बनता है, एकदम गलत बात। 90 डिग्री का एंगल बनता है, एकदम गलत बात। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पर जाकर मिले ऐसा कोई आवश्यक थोड़ी है। बस यही दिक्कत आती है, वही दिक्कत आती है कि आप लोग चीजों को आपस में मैनेज नहीं करते। तुम्हें किसने कहा सिद्धार्थ की ये हाफ सर्किल है? अरे यार तुम चीजों को आपस में ना मैशअप कर रहे हो, तुम चीजों को आपस में मैशअप कर रहे हो बेटा। उनको एक साथ ऐसे मैशअप मत करो, सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, आई जो होता है ना, आई वो इन सेंटर को रिप्रेजेंट करता है यार, ये अंतः केंद्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको तुम्हें कह दूं यहां कहीं ओ है तो बाहर वाले का केंद्र ओ बनेगा। हाँ तो कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर रहा हूं ना दोस्त। मैं तुम्हें एक बात बार बार चिल्ला रहा हूं, तुम भावनाओं को समझो। अगर मान लो मैं तुम्हें ये सारी जानकारियां हटाकर दो चीजें बता रहा हूं। इन सर्किल और सरकम सर्किल दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आपस में एक जैसा मत बनाओ। तुम दोनों को देखकर ऐसे पैनिक मत होना। जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं यहां एक पॉइंट आई है और यहां एक पॉइंट ओ है, यहां एक पॉइंट आई है और यहां एक पॉइंट ओ है। तो इस ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एक इसके अंदर भी सर्किल बन सकता है, एक इसके बाहर भी बन सकता है। एक इसके अंदर भी बन सकता है और एक इसके बाहर भी बन सकता है। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब वो है कि अंदर जो सर्किल बनेगा, इनसाइड जो सर्किल बनेगा, ये उसका केंद्र है, ये उसका केंद्र है। आई का मतलब होता है इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब होता है इसके अंदर जो सर्किल बनेगा ये उसका केंद्र है। ओ का मतलब है दोस्तों सरकम सेंटर, इसके बाहर जो सर्किल बनेगा, इसके बाहर वर्टेक्स से गुजरते हुए जो सर्किल बनेगा ये उसका केंद्र है, ये उसका केंद्र है। आई बात समझ में? अगर मैं तुम्हें कहूं मैंने ए को आई से मिलाया है, ऐसे ए को आई से मिलाया है, तो इसका मतलब ये बाहर वाले सर्किल का ये कोई डायमीटर नहीं हो गया है। बाहर वाले सर्किल को इससे कोई लेना नहीं है। अरे ये तो ए था, ये आई था। मैं केवल इतनी बात जानता हूं, ये एंगल और ये एंगल एंगल बाइसेक्टर होंगे, दैट्स ऑल। एंगल, यार बाहर की आवाज इतनी क्यों आने लगी इनके? बेटा आपको भी गाने की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? बस फिर ठीक है, फिर ठीक है। फिर तो अपने मतलब माइक की आर्ट है, ये माइक की कला है। अपना माइक दोस्तों दमदार है। लोकेश ने ऐसे कर दिया, ऐसे कि नहीं समझ में आ रहा, डिसलाइक, उल्टा अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, इन सेंटर का और सरकम सेंटर का फर्क समझ में आया ना? आई लिखा है, आई लिखा है तो उसको एज ए इन सेंटर ट्रीट करना।
ओ लिखा है तो उसको एज ए सरकम सेंटर ट्रीट करना। बच्चे दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बच्चे कह रहे थे आई और ओ में कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? अरे आई को ट्रीट करना एज अ इन सेंटर, ओ को ट्रीट करना एज अ सरकम सेंटर। तो मैं जो तुम्हें ये सवाल बता रहा था, मैं जो तुम्हें ये क्वेश्चन करवा रहा था प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल में आई क्या है? आई इन सेंटर है, सवाल में लिखकर भी दिया आई अंतः केंद्र है। तो जाहिर सी बात है ये इस कोण के दो इक्वल इक्वल पार्ट कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा। इस बात में कोई शंका नहीं है। आप मान लीजिए ये वाला पॉइंट डी पर आता है, ऐसे मान लीजिए। तो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि ये सारी भुजाएं आपस में इक्वल क्यों होती हैं, ये सारे पॉइंट आपस में इक्वल क्यों होते हैं, इन चीजों के बारे में हम वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो आ जाइए वापस उसी बात को प्रूव कर लेते हैं। रिदम पूरी बिगाड़ देते हो कि सर वो इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। क्लासेस को स्टार्टिंग से पढ़ो ना तो समझ में आने लगेगा इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। लाइन कहां गई रे? सरकम में ये लो, एक तुम सीधी सीधी लाइन मार दो एकदम कतई जहर सीधी, और ये कह दो जी ये आई से होके गुजर रही है। तुम्हें इतना कहना काफी है, तुम्हें इतना बताना काफी है कि ये लाइन आई से गुजर रही है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इसको एंगल बाइसेक्टर कहने से। जी, ट्रायंगल को समझने के लिए मैं इन दोनों को भी आपस में एक बार के लिए मिला देता हूं। इन दोनों को भी आपस में एक बार के लिए मिला दिया, इन दोनों को भी मैंने आपस में एक बार के लिए मिला दिया। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना बिना कोई पैनिक हुए कि ये लाइन ए आई है, ये लाइन आई ई है, ये लाइन बी ई है और ये लाइन सी ई है। इनमें से हमें कुछ कुछ लाइन के मेजरमेंट दिए जाएंगे, पर मेजरमेंट मैं ज्ञात कैसे करूंगा? मेजरमेंट ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए दोस्तों, मैंने आपको यह समझाया था कि आई ई का मान इसके और इसके क्या आएगा, बराबर। आप मुझे बताओ ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर बनेगा ट्रायंगल बी डी ई के? एक बार तुम ये बता दो जी ये बन सकता है क्या? एक एंगल तो अपन ने इक्वल साबित कर दिया, तीसरा एंगल इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा इसका कारण चाहिए अपेक्षा जी। जो बच्चे कह रहे हैं हां बनेगा, दोस्तों मुझे आपसे कारण चाहिए, मैं बिना कारण के नहीं मान सकता, मैं बिना कारण के नहीं मान सकता ना। इन सेंटर है तो क्या हो गया? अमन आप मुझे कॉल करोगे एक बार? अमन भैया आप मुझे कॉल करोगे क्या? मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं एक बार के लिए। हाँ रे भाई, हाँ रे भाई, अक्षय भाई अब बात को लेकर चला है, अक्षय भाई अब बात को लेकर चला है। अरे आप मुझे ये बताना कि अगर ये वाला कोण आपके लिए थीटा था तो क्या ये वाला कोण भी हमारे लिए थीटा ही आएगा क्या? सामने की भुजा भी तो बराबर है, एक थीटा कोण बराबर था, सामने की भुजा बराबर थी बेटा, अपोजिट साइड इक्वल थी, सामने की भुजा भी तो बराबर थी। तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं बनेंगे? और तीसरा एंगल ई तो इनमें कॉमन है ही, तीसरा एंगल ई तो इनमें कॉमन है ही बेटा, ई तो इसमें भी है बड़े वाले में भी है। तो एक एंगल इसका क्या बच गया? ए बी ई में एक तो बच गया बी, इसका बच गया डी। ये वाला कोण अगर अल्फा है ना तो ये पूरा कोण अल्फा आएगा, ये एंगल अल्फा बनेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा। सिमिलरिटी जिन बच्चों ने पढ़ी है, मैंने तो आपको बड़े अजीबो गरीब, बेटा इन दोनों की हाइट सेम नहीं है क्या? हाइट का मतलब होता है सीधी दूरी, हाइट इन दोनों की सेम नहीं है क्या? अरे आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी दो ट्रायंगल बनते हैं कोई भी एक ट्रायंगल बनता है, कोई भी एक ट्रायंगल बनता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनता है। कोई भी एक ट्रायंगल बनेगा ना तो वो दो पैरेलल लाइन के बीच बनेगा। जैसे इन पैरेलल लाइन के बीच में मैं ट्रायंगल ऐसा बनाऊं तो भी उसकी हाइट ये होगी। अगर मैं एक ट्रायंगल राइट एंगल बना दूं मान लो तो भी उसकी हाइट यही कहलाएगी। अगर मैं इनके बीच में एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दूं तो भी इनकी हाइट यही बनेगी। हाइट ज्ञात करने का कंसेप्ट लगाइएगा, हाइट ज्ञात करने की बात लगाइएगा। 42 मिनट हो गए, ओ माय गॉड। सवाल तो आपने 20 किए आज, सवाल तो आपने 20 किए। तो यहां से एक बात आप ये प्रतिपादित कर सकते हैं कि ए बी
ए बी और सामने वाले में बी डी, ए बी और बी डी बराबर आएगा बीई और डीई बराबर आएगा एई और बीई का रेशो। थ्योरम प्रूव करने में काफी लंबा काम हो जाएगा अपना, काफी लंबा काम हो जाएगा। मेरे को साबित करना है बीएम के इक्वल, क्या मेरे को बीएम के इक्वल साबित करना है, बीएम 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 बीएम। ओके, मेरे को बीई चाहिए, मेरे को मान किसका पता है, मेरे को आई एम का मान पता है, आई एम, और आई एम से तो ये बात बन नहीं पाएगी यार, आई एम से तो कनेक्ट कर नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, ये भी वो भी करते हैं। पहले आपने ये नोट कर लो, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कभी इन सेंटर से होके जाते हैं तो ये वाली थ्योरम भी कई बार सवाल में काम आ जाती है। ये भी बीच में आ गई दिमाग में, ये भी लिख लो, कोई बात नहीं। क्या अब तक कोई सवाल किसी में काम आ जाए, क्या अब तक कोई ना कोई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम आ जाए, ये वाली बात भी नोट कर लिया आपने। उस पर भी आएंगे, चिंता मत करो, वो वाला काम भी करेंगे अभी। ट्रायंगल एबीसी में बीएसी का आंतरिक कोण द्विभाजक, यानी वही एंगल बाइसेक्टर, डी को बीसी को डी पर मिलता है, आगे बढ़ाएंगे, ई पर एबीसी के परिवृत्त से मिलता है, आई एबीसी का अंत केंद्र है, ए आई 10 है, ए आई कितना है 10, और बीई 6 है, तो डीई की लंबाई ज्ञात करें, कर लेंगे ना। ये जो मैंने आपको अभी अभी सवाल नहीं सवाल पहला, ये थ्योरम लगाना बेटा। ए आई आपको 10 दिया हुआ है और बीई आपको 6 दिया हुआ है, बीई आपको 6 दिया हुआ है, ये भी 6, तो ये भी 6 ही आएगा। अब ये साबित करने वाली बात है, इसको अपन कर लेंगे। ये 6 है तो आई ई का मान भी 6 ही आएगा, और ये ए आई तुम्हें 10 दिया हुआ है, ये लो। ये सेम सवाल आप ट्राई कर लेना, सेम क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, एकदम डिट्टो सवाल है, एकदम सेम तरह का सवाल है। अब मेरा प्रयास ये है, अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये साबित करके बताऊं कि बीएम और एमसी बराबर कैसे हुए, ये आईएम के इक्वल कैसे हुए ना, इसको अपने को साबित करना है। हम चले तो उसको साबित करने थे, रास्ता भटक गए, कहीं और पहुंच गए, कोई बात नहीं। ज्योमेट्री में क्या होता है ना, जुगाड़ लगाते चलो, चीजें बनकर आएंगी आएंगी। ए बी और सी, आप मुझे ये बताना कि एंगल का कोई मेजरमेंट मान लेता हूं, एंगल का कोई मेजरमेंट मान लेता हूं, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा, यहां एक पॉइंट आई है, यहां एक पॉइंट आई है। अगर ये पॉइंट आई इन सेंटर था तो आप में से कोई बच्चा मुझे बीआईसी का नाप बता पाएगा, बीआईसी का माप बता पाएगा क्या दोस्तों? मैं आपसे एंगल बी 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा, 4 थीटा कहने वालों तुम्हें कहानी समझ नहीं आ रही, तुमको क्लास एक बार और देखनी चाहिए। अरे ये सरकम सेंटर थोड़ी है नालायको, सरकम सेंटर थोड़ी है, ये वाला एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा, a बाई 2, 90 प्लस a बाई 2 बनता है, 90 प्लस a बाई 2 बनता है 90 प्लस a बटा 2 बनता है। ए आई और आई बी का रिलेशन कोई नहीं है मेरे पास, एक जीवा वृत्त के केंद्र पर ये कोण बना रही है, तो वृत्त के जीवा इसका ये कोण बनाएगी 2 थीटा। अच्छा सुनिएगा, अब आ गई बात समझ में। आप इस जीवा को लेकर चलो, इस जीवा को, इसका नाम क्या था, एम था क्या? ये जो बीएम जीवा है बच्चों, बीएम, ये जो बीएम एक जीवा है, ये वाला कोण बना रही है केंद्र पे, और ये वाला कोण बना रही है सरकमफ्रेंस पे, बना रही है क्या? वृत्त की ने, जीवा ने, अरे यार केंद्र नहीं है ना यार, दिक्कत ये हो रही है, केंद्र नहीं है, ये वृत्त का केंद्र थोड़ी है, ये वृत्त का केंद्र नहीं है, ये वृत्त का केंद्र नहीं है अजीज दोस्त। गाड़ी कहां अटकी, वृत्त का केंद्र नहीं है। आई से बनाओगे थीटा, थीटा बनेगा 90 प्लस थीटा बनेगा। मुझे साबित करना है एक्चुअली ये वाले दोनों एंगल बराबर। नहीं कल क्यों करवाएं बेटा, एक बार थीटा एंगल पे कहानी हो रही है कंफ्यूज मेरे को। मैं एक बार काम करता हूं, इस एंगल को 80 डिग्री मान लेता हूं, जब कोई बात समझ में नहीं आती मैं ऐसा काम कर लेता हूं। ये वाला एंगल 70 मान लेता हूं, 70 नहीं 60 मान लो, यूं ही साबित करने की बात है। एक बार 80 60 140 और ये 40 मान लो। अब ये एंगल बाइसेक्टर था तो ये ऊपर वाला कोण 30 और नीचे वाला कोण भी 30 हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर था, ये कोण 20 और 20 हो गया। ये 30 और 20 50, ठीक है।
40 और 20 60 हो गए, 60 का मतलब ये हो गया 120, 180 करना है ना पूरा। 40 और 30 70, 70 का मतलब ये हो गया 110। ये वाला एंगल बन गया 230 और 90 प्लस 50 130, ये वाला हो गया 130 हो गया, 30 50 130, 30 50 130। अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि पूरे ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग आ गया बराबर 180 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें तो अपन इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें, ए बी एम को ये 40 है और ये हो गया 60 100। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है तो कितना बन गया? 40 30 70 30 100, 80 माइनस थीटा आना चाहिए ये वाला। ये वाला एंगल 80 माइनस थीटा आना चाहिए। एक बार हम सारे एंगल को इस प्रकार तरीके में काउंट करके प्रयास करेंगे। और एक बात बताओ ना, 130 को तोड़ लूं कैसे? 40 और 30, ये वाला एंगल 70 बनेगा, ये वाला एंगल 60 बनेगा। अरे वाह, अब बन गई बात, अब बन गई बात, अब बन गई बात। 30 और 70 कितना हो गया? 100। 100 का मतलब ये वाला एंगल 80 बनेगा और ये वाला एंगल 100 बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये 80 बनेगा और ये 100 बनेगा। और थीटा बीटा पे बात प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन इधर इस बात को साबित करना आपके लिए आसान हो गया। अब ये बात आपके लिए आसान हो गई संभव करनी, पॉसिबल करना। ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी एम में ट्रायंगल ए बी एम में आपको पता है दोस्तों, ये वाला एंगल बन रहा है 40 30 70 300। ये अगर मैं एक बार थीटा मान लेता हूं तो ये जाएगा 80 माइनस थीटा, 80 माइनस थीटा जाएगा। और इस वाले एंगल में 40 20 60, 60 और 20 80, तो एक एंगल बनेगा 80, एक 80 माइनस थीटा, एक एंगल बनेगा 80 और एक 80 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल बराबर आने चाहिए, एक 80 और एक 80 माइनस थीटा। जोड़ इनका भी सेम बन रहा है, जोड़ इनका भी सेम बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। नहीं 50 ऐसे कैसे मान ले यार, 50 ऐसे कैसे मान ले? मैं कोई पॉइंट स्किप कर रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या स्किप कर रहा हूं। मुझे एक पॉइंट माइंड से ऐसा स्किप हो रहा है कि मतलब बार बार ना वो वहीं पे आके बात भूल रहा हूं, समझ नहीं रहा कहां बोल रहा हूं। मेरे को आई एम, ये लाइन आई एम सी इक्वल साबित करने हैं। 40 60 80 40 120 120 120 और ये वाला एंगल हो गया 60, ये वाला एंगल हो गया 60। और अगर मैं इसमें थीटा को ये इक्वल हो गया 70 और ये वाला एंगल हो गया 40 और ये वाला एंगल हो गया 40। अब बताओ, अब बताओ ये सारी जानकारियां सेटिस्फाइड हो पा रही हैं क्या? 80 60 60, ये 40 और 40 80, 180 हो रहा है। लेकिन ये लॉजिकल, इसको अगर प्रूव करना था ना लॉजिकल है, तो बेटा सही बताऊं तो मैं एक पॉइंट अपने माइंड से भूल रहा हूं, मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रहा कि क्या था वो साबित करने के लिए। कोई बात नहीं, ये इसकी बेटा कंसेप्चुअल थीम क्या है ना कि कैसे बना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। मेरे को अभी मतलब रिकॉल नहीं हो पा रहा, बार बार कोशिश कर रहा हूं पर याद नहीं आ पा रहा कि क्या था यार। हो जाता है कई बार, बड़ी बात नहीं है। थीटा से तो मानकर अपने साबित कर लिया, पर थ्योरी क्या है? थ्योरी का पॉइंट माइंड से क्लियर नहीं है, बताऊंगा बाद में। तो हम इस सवाल पे थे, कहां थे? ये वाले पे। ये तो आप सवाल कर ही लिया आपने। ये आकृति, ये जो आकृति के नाम से आईडी है ना दोस्तों, ये आकृति नहीं है एक्चुअली, ये पुरुष है भैया जो आकृति के नाम से आईडी बताते हैं। ये आगे आगे बैठे हैं, ये इनका नाम आकृति है। इन्होंने क्लास में कहा था कि सर मैं आकृति नाम से क्लास में कमेंट करता हूं ना, मैं वही हूं। इन्होंने कहा था जो आकृति नाम से कमेंट करता है ना, मैं वही हूं। ये भाई है। चलिए, तूफान के बाद में बूंदाबांदी की बात कर लेते हैं बेटा। एक बड़ा ही क्रिटिकल सवाल था, वो बात दिमाग से ऐसी भूल गए ना, क्लिक ही नहीं हो पा रही यार। कोई बात नहीं। 11 60 61 है बेटा, बताओ परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? अबे यार शिवम भैया, तुम क्लास की बात ही नहीं कर रहे हो यार। मैं क्या बता रहा हूं, तुम कहां घूम रहे हो बताओ। 61/2 करना है, पेन उठाने की नीड नहीं है, 30.5 आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये भी कोई ट्रिपलेट की बात है क्या?
ये भी कोई ट्रिपलेट की बात है क्या? अरे आपने कभी पढ़ा होगा 28, 45, 53, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैंने आपको लिखवाया भी होगा। तो ये आर, इसकी कैपिटल आर इसकी आएगी 53, परिधि होती है 2 पाई आर यानी 106 पाई। छह आठ दस, 6, 8, 10 को देखते ही समझ गए ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, कैपिटल आर कितनी आएगी? 5। ट्राइंगल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 25, तो 7 तो कट ही नहीं पाएगा, 7 तो कट ही नहीं पाएगा। 550/7, वो यूनिट स्क्वायर था, स्क्वायर आगे चिपका दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई सवाल तो बड़े आसान आसान आ गए ना, कई सवाल तो बड़े। ये है दोस्तों एक दमदार, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन सवाल। भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल है ये, मजेदार सवाल है, मतलब मजेदार क्या ही तुम्हें बताऊं इसके बारे में, अल्फाज कम पड़ रहे हैं। ए बी नहीं, ए बी सी डी नहीं है, पी क्यू आर एस है, ए क्यू आर एस। एस आर की लंबाई है 17 सेंटीमीटर, पी क्यू आर 122 है दोस्तों, ये वाला कोण कितना है? 122। पी एस आर 116 है, पी एस आर 116 है, पी एस आर 116 है, ठीक है। तो ये तो क्यूएस की लंबाई पूछ रहा तुमसे, क्यूएस की। अच्छा, ओके ओके ओके। बेटा एक बात बताओ, ये वाला एंगल अगर 122 है तो इसके नीचे का ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये पूरा मतलब बाहर का कितना होगा? आप कहना सर 360 में से घटा देंगे, 260, 240, 238। 116 में और 238 में रिलेशन नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं। इसका भारवाड़ा कितना होगा? इसका भारवाड़ा, ये इसका भारवाला एंगल कितना होगा? 244। क्या ये 122 का जस्ट डबल आ रहा है क्या? क्या ये 122 का जस्ट डबल आ रहा है क्या? इस बात का मतलब पता क्या है? इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये एक ना सर्किल के अंदर बना हुआ है, ये एक सर्किल के अंदर बना हुआ इस प्रकार का स्पेशल है, और इस सर्किल का जो केंद्र है ना, केंद्र, वो डेफिनेटली गारंटी के साथ में एस है। आपने अमन जी कभी जीवन में एक थ्योरम पढ़ी होगी, मान लो यहां पर मैं ऊपर में एंगल बना रहा हूं 116 डिग्री का, तो केंद्र पे जो ये एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल बनाएंगे, क्या 244 का बनेगा क्या? क्या ये 244 का बनेगा क्या? यानी कि ये आपके पास एक इस प्रकार की फिगर है, इस प्रकार की आकृति है कि इसने परिधि पर तो 122 का बनाया है, केंद्र पर 244 का बनाया है। इसका मतलब एस इसका केंद्र है, इस सर्किल का केंद्र एस है, इस सर्किल का केंद्र एस है, इस सर्किल का केंद्र क्या है? एस है। सर्कम सेंटर नहीं है, अरे अरे इसके चारों पॉइंट इस पे थोड़ी हैं। एक ऐसा ये वृत्त है जिसका केंद्र एस है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं हम रेडियस। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है दोस्तों, इन सबकी लंबाई 17 17 17 आएगी, 17 17 17 आएगी। यहां पे थ्योरम जो काम आई है, ये आप जानते हैं हम ट्रायंगल के जाने जाने बेटा सर्किल पढ़ रहे हैं, सर्किल की बातें आ रही हैं कि एक सर्किल के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात है, इतना आज कीजिए बच्चों। वो एक सवाल में डाउट है, मैं उसको लेकर बड़ा पैनिक हूं, मुझे बार बार दिमाग पे वो क्लिक हो रहा है, यूं ना दिमाग में बार बार ठोकर सी लग रही है कि वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो उसको देखते हैं, मंडे को मिलते हैं, आगे बात करेंगे बच्चे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।